वैसे कर्ता के बाद हमारा बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है कौन सा, कर्म कारक, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ट्रांसलेशन सीखना है तो कर्म कारक को भी पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका क्या होता है, कर्म क्या होता है, कर्म को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। कर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्म को बोला जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लिखा गया है यहाँ पे, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसका पहचान चिन्ह होता है को, यानी कर्ता किसी काम को जब कोई करे तो वो कहलाता है कर्म, ठीक है। तो ये क्या बताते हैं, समय, स्थान, प्रयोजन और उद्देश्य का बोध कराने के लिए ये कर्म कारक होता है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में हम अगर प्रीपोजिशन लेंगे तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा एट, इन, ऑन, टू और इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कहने का मतलब है टू के साथ में जब वर्ब आ जाए, ठीक है। तो ये होता है आपका कर्म कारक। कर्ता द्वारा किए गए क्रिया का प्रभाव जिस वस्तु पर पड़ता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा के रूप को हम कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। क्रिया का प्रभाव कहाँ पर पड़ता है उसको हम बोलते हैं। जैसे उसने केला खाया, अब आप कहोगे भाई इसमें कर्म कारक की पहचान क्या होती है, को, लेकिन इसमें तो को है ही नहीं, ये को है ही नहीं, तो कैसे पहचानेंगे कि ये कर्म कारक है। तो इसमें ऐसे पहचानेंगे, आपको समझ में आएगा देख करके, उसने केला को खाया, लेकिन को छिपा हुआ है, यहाँ पर आपको को छिपा हुआ है। इसी तरह से आप समझेंगे कि उसने केला को खाया, ठीक है। मैंने पत्थर को फेंका, ये को यहाँ पे साइलेंट है, छिपा हुआ है। मैंने राधा को लिखा, मैंने उसको पढ़ाया, उसने मोहन को बुलाया, वह बाजार गया, बाजार को गया। अब बाजार को न भी लिखते तभी भी कोई बात नहीं था, ठीक है, साइलेंट हो सकता था। उसने रोटी खाई, ये उसने रोटी को खाई। हाँ, तो दोस्तों आप सभी ने अभी तक पढ़ लिया कि कर्म कारक क्या होता है और उसकी पहचान क्या होती है। उसकी पहचान होती है को, लेकिन उसके बहुत बड़े बड़े अपवाद हैं मेरे भाई, बहुत ज़्यादा अपवाद हैं, और इन्हीं अपवादों की तो चर्चा होनी है। और उसकी चर्चा किए बिना आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि जो है कर्म कारक होता क्या है और क्यों होता है, ठीक है। तो अपवाद क्या है, अपवाद ये होता है कि मांगना, ठीक है। जितने भी प्रकार के मांगने का काम है ये क्या होता है, इसका अपवाद है। और आप कहोगे कि ये तो कर्म कारक है नहीं, ये कहाँ से कर्म कारक बन जाएगा, लेकिन है। जैसे याचक भीख मांगता है, इसमें को लिखा भी नहीं है, लेकिन मांगने का काम है, ठीक है ना। तो मांगने का काम है तो ये क्या है, कर्म कारक है, ठीक है। दूध दूहना, ठीक है, ये दूध दूहने वाला काम जो है ये भी कर्म कारक होता है। जैसे ग्वाला गाय से दूध दूहता है। और आप कहोगे कि भाई यहाँ से लगा है यानी करण कारक हो गया, करण कारक नहीं है, कर्ता ने कर्म को करण से, आप कहोगे से आ गया तो ये करण कारक है, बिल्कुल भी नहीं है। से किसी के द्वारा जब कोई काम सिद्ध होता है तब हम उसको करण कारक मानते हैं, लेकिन यहाँ पे से लगा है लेकिन दूध दूहना है, तो ये अपवाद ये है कि ये यहाँ पे कर्म कारक है। इसी प्रकार से पकाना हो गया, खाना किचन में पकाया जाता है, यहाँ में लगा है, आप कहोगे फिर में लगा है, को तो है ही नहीं, या कर्म कारक कैसे बन गया, लेकिन ये कर्म कारक है। पकाने का जो भी काम है ये कर्म कारक होता है। चुनना, वह पौधों से फूल चुनता है, कहीं पेड़ से फल चुनता है, तो ये सब ये से आप फिर कहोगे कर्ण कारक है, बिल्कुल भी नहीं है। ये चुनने का काम जो होता है ये क्या होता है, कर्म कारक होता है। परितः, परितः का मतलब है सर्वत्र, चारों तरफ, ठीक है। जहां पर आप खड़े हैं या जिस शहर में आप बैठे हैं उसके चारों ओर, या जिस खेत में है, जिस घर में है, जिस नदी पहाड़ में किसी भी में है, उसके चारों ओर जो कुछ है उसको बोलते हैं हम सर्वत्र, चारों ओर, परितः। तो अगर चारों ओर बताने वाला काम हो तो वो भी कर्म कारक होता है। जैसे खेत के चारों ओर वृक्ष हैं, या आप यहाँ लिखोगे काके की के है ना, तो ये कर्म कारक नहीं है बोलोगे, लेकिन ये कर्म कारक है। खेत के चारों ओर वृक्ष हैं, ये कर्म कारक है, ठीक है। और इसी प्रकार से नदी के दोनों ओर पहाड़ हैं, ठीक है। तो नदी के दोनों ओर पहाड़ हैं, आप कहोगे के आ गया, ये कर्म कारक कैसे होगा, लेकिन यहाँ पे नदी जो है कर्म होगा, ठीक है। इसी प्रकार से गत्यार्थक, गत्यार्थक का मतलब है जाने का जो अर्थ सामने हमारे आए तब हम उसको बोलते हैं कि ये भी कर्म कारक है, ये ठीक है, अपवाद है, इनको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो साधु वन में जाते हैं, वह बाजार जाता है, ये जाने का जो काम होता है ये पूरी तरह से ये कर्म कारक होता है। तो साधु वन में जाते हैं, तो वन में जाना क्या हो गया, यहाँ पे वन में जाना ये क्या हो गया, ये कर्म कारक होगा, यहाँ वन कर्म कारक होगा, बाजार यहाँ पे कर्म कारक होगा, ठीक है, ठीक है। दंड देना, अध्यापक ने होमवर्क नहीं करने वाले छात्रों को दंडित किया, तो ये जो दंड करने वाला काम है, वैसे तो यहाँ को आ गया है, तो छात्रों को ये यहाँ पे क्या है, कर्म कारक है। ये तो कोर्स देखकर वैसे भी आप समझ जाएंगे। चेतन पदार्थों के साथ जितने भी हैं वो सब आपको कर्म कारक होते हैं। चुराना, चोर दुकान से सामान चुरा ले जाता है, ठीक है। तो चोर तो यहाँ पे संज्ञा है, करता है, लेकिन यहाँ पे जो चुरा कर ले जाता है तो ये सामान यहाँ पे क्या है, यहाँ कर्म कारक है। इसी प्रकार बुलाना, सुलाना, पुकारना, जानना, बोलना, ले जाना, भगाना आदि ये सभी क्या है, कर्म कारक के अपवाद हैं। इस प्रकार के जब भी वाक्य आए तो क्या होगा, वो
कर्मकारक होगा। ठीक है, तीसरा नंबर का आ गया आपका, वैसे ही इंग्लिश में लिखा हुआ है कि क्या है ये इंस्ट्रूमेंटल है ना। इंस्ट्रूमेंटल है यानी कि किसी प्रकार का सामान के साथ, वैसे सामान नहीं बाकी चीजों का भी होता है, यानी जिसके द्वारा। ठीक है, ये करण का अर्थ होता है, इसका विभक्ति चिन्ह से जरूर है, लेकिन उसका अर्थ क्या निकलता है, के द्वारा। जिस किसी के द्वारा जब कोई काम हो या जिस किसी के साथ में हो, ठीक है, के साथ हो या के द्वारा हो, और उसका अर्थ निकले से, तब क्या होता है, वो करण कारक होता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में इसका प्रपोजिशन क्या होते हैं, फ्रॉम, बाई, विथ, इन, ऑन, एट, सिंस, फार ऑफ, देन, थ्रू, बिहाइंड, टू, वुड, रेदर, वुड रेदर, हेड रेदर। ठीक है, इस प्रकार के जब वाक्य आए, प्रपोजिशन आए, तो समझना ये करण कारक है। तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, यानी जिस साधन के द्वारा हम कोई काम को करते हैं, जब कर्ता किसी साधन के साथ में कोई क्रिया को परफॉर्म करे, उस क्रिया को पूरा करे किसी साधन की सहायता से, तब क्या होगा, वो जो साधन आया है वो क्या होता है, करण कारक होता है। ठीक है, अब करण कारक अकेले नहीं बनता, उस संज्ञा के साथ में जो से लगता है या के द्वारा लगता है या साथ लगता है, तब वो क्या बन जाता है, वो करण कारक बन जाता है ना। और वो हमें ये बताता है कि इसकी सहायता से काम हुआ है। ठीक है, जैसे, और इसमें अपवाद क्या है, देखो करण कारक में समय पूछा जाए, समय बताया जाए, आपके घड़ी में कितने बजे हैं, आज रात में पार्टी है, इस तरह की चीजें जब कोई बताया जाए तो क्या होता है, ये करण कारक होता है। किसी की सहायता से, माध्यम से, कारण से अगर काम पूरा होता हो तो वो करण कारक है। जैसे उसने चाकू से सेब काटा है ना, अब चाकू की सहायता से ही सेब काटा है ना, तो ये चाकू से ये दोनों मिलकर क्या बन गए, करण कारक बन गए। वह पेन से लिखता है, ठीक है, तो ये पेन से, ये दोनों मिलकर के क्या है, ये करण कारक है, कि जिसकी सहायता से काम हो वो करण कारक है। और इसी में अंग भंग टूट फूट हो, जैसे वह कान से बहरा है, वह आंख से अंधा है, इस प्रकार का शब्द आए तो भी वो क्या है, करण कारक है। ठीक है, ये मान के आपने चलना है, ये अपवाद हैं। कार से मामा गांव जा रहा हूं, अब देखो भैया कितना लोग तो खुश हो गए होंगे, मामा गांव जाना है कार से, है ना। तो यहाँ जो से आया है और कार आया है ना, ये कार से ये क्या कर रहा है, ये उसके मामा गांव जाने में हेल्प कर रहा है ना। तो जिसकी सहायता से हमारा काम पूरा हो तो वो करण कारक होता है। तो कार से यहाँ पे करण कारक है। और साथ, साथ आपने जो देख लिया, जब किसी के साथ जाता है, किसी के साथ घूमता है, किसी के साथ बाजार जाता है, ठीक है, जहां साथ लगा हो वो सारे करण कारक होते हैं। जैसे मैं अपनी माँ के साथ बाजार जाता हूं, ठीक है, तो माँ के साथ, जो साथ जाने वाला है ना, ये क्या है, ये करण कारक है। जिसकी सहायता से काम हो वो करण कारक होता है। मैं अपने पिता के साथ टहलने जाता हूं, ये करण कारक है। वह रोग से ग्रसित है, ठीक है, किससे ग्रसित है, रोग से ग्रसित है, तो भी ये करण कारक है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका संप्रदान कारक है। ठीक है, इसको डेटिव बोलते हैं। चौथे नंबर का हो गया संप्रदान। इसके जो चिन्ह होते हैं, विभक्ति चिन्ह होता है को, के लिए। ठीक है, यानी जिस किसी के लिए भी जो संज्ञा, ठीक है, क्रिया करता है किसी के लिए ना, किसी को या किसी के लिए या किसी उद्देश्य के लिए या किसी कारण के लिए, ठीक है, जिससे उद्देश्य और कारण का बोध होता हो, तो इस प्रकार का जो वाक्य में जो शब्द आते हैं वो क्या होते हैं, संप्रदान कारक होते हैं। ठीक है, तो इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है, प्रपोजिशन होता है, इंग्लिश में फार होता है। जैसे कि दान देना, हमेशा के लिए दे देना, ये होते हैं संप्रदान कारक। जब जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसकी वाचक संज्ञा के रूप को हम संप्रदान कारक कहते हैं। ये एक डेफिनेशन जैसा है। ठीक है, अब मैं आगे आपको उदाहरण बताऊं। जैसे मैंने माँ के लिए दवाइयां खरीदी, देखो के लिए है ना, तो ये जो के लिए है ये क्या बन गया, ये संप्रदान कारक है। अपनी माँ के लिए दवाइयां खरीदना, किसी के लिए जब कोई कुछ करता है तो ये क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। मैंने ब्राह्मण को भोजन कराया, ठीक है, ये जो को है, को और भी जगह में आता है, लेकिन यहाँ पे ब्राह्मण को भोजन कराया, यहाँ कारण बना है ना, तो इसीलिए ये क्या है, ये संप्रदान कारक है। माँ ने बच्चों को टिफिन दिया, ठीक है, माँ ने बच्चों को टिफिन दिया, ये भी क्या है, संप्रदान कारक है। ये आप ये धोखा में मत आइएगा कि ये कर्म कारक है ना, कर्ता ने कर्म को भी होता है ना, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये कर्म नहीं है, ये क्या है, यहाँ पे संप्रदान है। जब किसी को देने की बात हो, किसी के लिए कुछ करने की बात हो, किसी के कारण में हो, उद्देश्य में हो, तो ये सब क्या होते हैं, संप्रदान कारक होते हैं। और इसमें अपवाद क्या होते हैं, देखो संप्रदान कारक में अपवाद होते हैं, जैसे कि नमस्कार है। ठीक है, जब आप नमस्कार करते हैं तो ये नमस्कार करने वाले जितने भी वाक्य हैं वो सब क्या होते हैं, संप्रदान कारक होते हैं। पंडित जी को नमस्कार है, कोई चीज सदा के लिए किसी को दे दिया जाए, किसी को गिफ्ट दे दिया जाए, हमेशा के लिए दे दिया जाए, या देवताओं को समर्पित कर दिया जाए, मंदिर में चढ़ा दिया जाए, दान दे दिया जाए,
जो आपको वापिस ना मिले तो क्या है, संप्रदान कारक है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है हमेशा के लिए। और इसी प्रकार से आपका पांचवा कारक आ गया अपादान कारक, इसको बोलते हैं एबिलेटिव। और इसका अर्थ होता है, इसको तो आप बिल्कुल इसी समझ जाएंगे क्योंकि यहाँ इससे अलगाव का बोध होता है। जिस वाक्य से जब हम से लगाएं और उससे अलग होने का भाव प्रकट हो, ठीक है, क्रिया से अगर कोई चीज अलग होने का काम हो रहा है, क्रिया हो रहा है अलग होने का, तब क्या होगा, वो अपादान कारक होगा। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के अलगाव का सूचित हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जो चीज हमेशा के लिए अलग हो जाए, ठीक है, वह क्या होता है, अपादान कारक होता है। जैसे वह गांव से शहर में नौकरी करने आया है, गांव से वो चला गया हमेशा के लिए, है ना, वापिस आएगा कब आएगा कोई भरोसा नहीं है, तो ये क्या हो गया, अलग होने का काम, गांव से शहर चला गया, तो यहाँ गांव से जाने का काम क्या है इसका, ये अपादान कारक बन गया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वह कार से उतरा, ठीक है, अलग होने का काम है ना, अलग होने का भाव है। वह मेज से कूदा, ठीक है, तो इसमें अपवाद क्या है, अपवाद है इसके जहां पर दो व्यक्तियों का, ठीक है, या वस्तुओं का तुलना हो तो वो क्या होता है, अपादान कारक होता है। ठीक है, कैसे, जैसे राधा सीता से गोरी है ना, तुलना हो रहा है ना, राधा क्या हो गई, सीता से ज्यादा गोरी होगी। मालती माधुरी से गोरी है, वह कक्षा में सबसे होशियार है ना, एक से नहीं सबसे होशियार है। तो यहाँ जिस प्रकार से तुलना होती है तो भी ये क्या होता है, ये अपादान कारक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया आपका संबंध कारक 6वें नंबर का, इसको बोलते हैं जिनेटिव। ये संबंध कारक, इसका चिन्ह क्या होता है, इसकी पहचान करने का तरीका क्या होता है, का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने, ये सारे वाक्य जब आए संज्ञा के साथ में मिलकर के, तब क्या होता है, ये संबंध को सूचित करने वाले होते हैं। एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ में क्या संबंध है, उसी को सूचित करने वाले को हम बोलते हैं संबंध कारक। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं मटेरियल सब्सटेंस का बोध हो, ठीक है, और अमाउंट का बोध हो तो फार होता है, मटेरियल सब्सटेंस का बोध हो तो आप होता है प्रीपोजिशन इसमें इंग्लिश में। ठीक है, ये दोनों चीज भी ध्यान रखने वाली बात इसमें है और बहुत बड़ी बात है ये। जैसे यह मेरी कलम है, देखो संबंध क्या बता रहा है, किसकी है, मेरी है। तो यहाँ जो संबंध बताया जा रहा है, मेरी है, उसकी है, इसकी है, तो ये जो मेरी है ये क्या बता रहा है, कलम के साथ संबंध बता रहा है कि यह मेरी है, यह उसकी किताब है। ठीक है, मेरी बहन की एक पुत्री है, ठीक है, मेरी बहन की एक पुत्री है। और इसमें अपवाद क्या होता है, कोई वस्तु किसी को सदा के लिए ना दिया जाए। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था वहां सदा के लिए दे दिया जाता था तो वो क्या होता था, संप्रदान होता था। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, किसी को सदा के लिए ना दिया जाए तो, जैसे कि मैं अपने मित्र को किताबें देता हूँ, है ना, किताबें दिया है लेकिन सदा के लिए नहीं दिया है, जब जरूरत पड़ेगा तो वापिस मांग के ले आएगा। वह धोबी को कपड़े देता है, जब उसको जरूरत पड़ेगा, जरूरत क्या पड़ेगा, सिलाई उसका प्रेस होने के बाद में, धुलाई करने के बाद में धोबी उसको वापिस ही दे दिया जाएगा, है ना। तो जब अगर वापिस आता है कोई चीज आपने दिया है किसी को, वापिस आता है, यानी कि सदा के लिए आपने ना दिया हो, तो वो क्या होता है, संबंध कारक होता है। ठीक है, ये इसके अपवाद हैं संबंध कारक के। और इसी प्रकार से आपका आ गया अधिकरण कारक। और अधिकरण में क्या होता है, ये लोकेटिव, यानी कि स्थान, पोजीशन बताने वाला। ठीक है, इंग्लिश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रीपोजिशन आपका यहीं पे इस्तेमाल होता है, कहाँ पे, अधिकरण कारक में। इसमें में होता है, पे होता है, पर होता है, पास होता है। ये क्या बताते हैं, ये संज्ञा के पोजीशन को बताते हैं कि संज्ञा कहाँ पर है, वो किस स्थिति में है, ऊपर में है, नीचे में है, आजू में है, बाजू में है, दाएं में है। ठीक है, पुल के नीचे है, छत के ऊपर है, कहाँ पर है, स्थान बताने वाले जो वाक्य होते हैं वो होता है अधिकरण कारक। ठीक है, और इसका इंग्लिश में प्रीपोजिशन होता है टू, ऑन, इन, विथ, एट, ऑफ, ओवर, इनटू, विद इन। ठीक है, तो संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे हम बोलते हैं अधिकरण कारक। क्या बोलते हैं हम, अधिकरण कारक। किताबें मेज पर है, हिरण वन में पाया जाता है, मेरे निवास स्थान पर आया है, वह मेरे निवास स्थान पर आया है, वह एन मौके पर आया है, वह मथुरा में रहता है, वह परीक्षा में शामिल हुआ, वह कमरे में है, यहाँ में आ गया, वह छत पर बैठी है। तो यहाँ में और पर जितने भी आए हैं ये सब बताने वाले जो हैं क्या है, अधिकरण कारक हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगली कड़ी की ओर बढ़ते हैं। अगला आ गया आपका संबोधन कारक। ठीक है, इसको बोलते हैं एड्रेसिव या वोकेटिव। ठीक है, इसके जो पहचान चिन्ह होते हैं वो होते हैं ए हे, हो, अरे, एजी इत्यादि। ठीक है, और इसका प्रपोजिशन ओ, आ, इस टाइप से जो बोलते हैं ये सब प्रपोजिशन, ऐसे ना भी बोले तो ये प्रपोजिशन नहीं कहा जा सकता, एक प्रकार से ये वाक्य होते हैं। तो ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से किसी को चेताना, पुकारना, संबोधित करना हो, सूचित करना हो
उसे हम बोलते हैं संबोधन कारक। ठीक है, और जैसे हम बोलते हैं अरे इधर आओ, ठीक है, वैसे तो ये थोड़ा सा खराब टाइप का लैंग्वेज है, लेकिन बोलते हैं अरे इधर आओ। अच्छा, मियाँ बीवी जब होंगे तो मैडम बोलती है अजी सुनते हो, फिर फलाना काम तो करके आ जाओ, बाजार से सब्जियां ले आओ। ठीक है, और बड़े बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं, शाम को सुनाओ हे राम हे भगवान। ठीक है, तो इस तरह से जो वाक्य लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं संबोधन कारक। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये जो चैप्टर है कारक वाला ये पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सब समझ में आया होगा, और मुझे इतना भी उम्मीद है कि ये 101% आपके ट्रांसलेशन में बहुत ही कामयाबी आपको देने वाला है। अगर इन सारे चीज़ों को, इस पूरा वीडियो को आपने देखा होगा, तो आप जब भी ट्रांसलेशन करने बैठेंगे आपको कर्ता को पहचानने में, कर्म को पहचानने में, संबंध कारक को पहचानने में, सभी कारक को पहचानने में और आपको वाक्य को समझने में मदद करेंगे। साथ ही साथ आपके ट्रांसलेशन को इतना मजबूत और सशक्त बनाएंगे कि आपको पूरा में से पूरा मार्क मिलेगा। ठीक है, मेरा ये दावा है। और बस गुजारिश इतनी सी है कि हम लोग आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब जाकर के एक वीडियो बनता है। तो बस इतना उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। पढ़ने वाले अपने साथियों को जरूर बताना ताकि उनको भी अच्छा ज्ञान मिले और उनको उपयोगी मटेरियल मिले यूट्यूब से, जिससे वो अपने ज्ञान को, अपने जानकारी को और उच्च स्तर तक और उच्च लेवल तक लेके जा सकें और कामयाबी हासिल कर सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।